नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जो शायद सुनने में बहुत ग्लैमरस न लगे, पर तेल और गैस इंडस्ट्री के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं पेंटिंग और कोटिंग सिस्टम्स की, और इसके लिए हमने ज़ुबैर अहमद का एक काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च पेपर पढ़ा है। उनको इस फील्ड में, मतलब तेल और गैस पेट्रोकेमिकल में, कोई 15 साल का तजुर्बा है। तो आज हम इसी पेपर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोटिंग्स आखिर हैं क्या, क्यों ज़रूरी हैं और काम कैसे करती हैं। ये सिर्फ पेंट लगाना नहीं है, समझिए ये एक पूरी इंजीनियरिंग है। सोचिए ज़रा, समंदर के बीच में वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या ज़मीन के नीचे मीलों लंबी पाइपलाइन, उनको बचाए रखना कितना मुश्किल और ज़रूरी काम है, और उसमें इन कोटिंग्स का रोल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विषय ऊपर से देखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें बहुत कुछ है। एडवांस मटेरियल साइंस है, केमिस्ट्री है और बहुत सख्त इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को जंग और करोजन से बचाने का पहला डिफेंस है। और सबसे जरूरी, सेफ्टी इनसे जुड़ी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर तेल और गैस इंडस्ट्री में इन कोटिंग्स की इतनी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। मतलब ऐसी क्या खास मुश्किलें हैं वहाँ। हाँ, मतलब जाहिर है पर्यावरण तो एक बड़ा चैलेंज है ही। जैसे समंदर में है तो खारा पानी है, नमी है, धूप है, ये सब मिलके किसी भी आम पेंट को तो मतलब कुछ ही टाइम में ख़त्म कर दें। और अगर किसी प्लांट के पास है तो वहाँ केमिकल का धुआं, एसिड रेन, वो सब भी होता है। और ज़मीन के नीचे पाइपलाइन है तो मिट्टी, पानी। हाँ बिल्कुल। और तापमान भी, कहीं बहुत ज्यादा गर्म, कहीं बहुत ठंडा। ये सब चीजें मटेरियल को कमजोर करती हैं। ये तो बाहर की बात हुई। पेपर में अंदरूनी खतरों का भी जिक्र है, मतलब जो तेल और गैस के अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे वो H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड या CO2। हाँ, H2S यानी सावर गैस और CO2 स्वीट गैस। ये पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं और वो एसिड स्टील को खा जाता है, समझिए। और पानी में जो क्लोराइड्स होते हैं वो भी बहुत खतरनाक हैं। वो छोटे छोटे छेद कर देते हैं स्टील में, या फिर स्ट्रेस में क्रैकिंग ला सकते हैं। ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। और इन सब का सीधा असर तो पैसों पर पड़ता होगा। ओह, बहुत ज्यादा। दुनिया भर में अगर देखें तो कोरोजन की वजह से खरबों डॉलर का नुकसान होता है हर साल। और इसमें सिर्फ मरम्मत का खर्चा नहीं है। सोचिए, प्रोडक्शन रुक गया, डाउन टाइम हुआ, कितना लॉस है। और कभी कभी तो सेफ्टी इंसिडेंट भी हो जाते हैं, वो सबसे बुरा है। तो यहीं पर ये कोटिंग्स काम आती हैं। पेपर में भी दिया है कि रोकथाम पर अगर आप ₹1 खर्च करते हैं ना, तो वो बाद में मरम्मत के 5 से 10 रुपए बचा सकता है। अच्छा, मतलब 1.5 या 1:10 का रेशियो। हाँ, लगभग। मतलब थोड़ी सी बचत के चक्कर में अगर सही कोटिंग नहीं लगाई तो बाद में 10 गुना खर्चा आ सकता है। हाँ। एक अच्छा कोटिंग सिस्टम किसी एसेट की लाइफ 20-30 साल या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। तो ये हमारी एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। और जैसा पेपर में भी लिखा है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है ये। जैसे ये लीकेज रोकती हैं। हाँ, सोचिए, अगर तेल या गैस लीक हो जाए, बिल्कुल। खतरनाक हो सकता है। और कुछ खास कोटिंग्स होती हैं, इंट्यूमेसेंट कोटिंग्स कहते हैं उन्हें। ओह, वो आग लगने पर फूल जाती हैं। अच्छा। हाँ, फूल कर एक मोटी परत बना लेती हैं, इंसुलेशन की तरह। तो स्टील फौरन पिघलता नहीं है या कमजोर नहीं पड़ता। इससे लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है, फायर फाइटर्स को एक्शन लेने का टाइम मिल जाता है। ये तो कमाल की बात है। और हाँ, ये जमीन और पानी को प्रदूषण से भी बचाती हैं, लीकेज रोककर। तो एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करने में भी मदद करती हैं। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्यों जरूरी हैं। अब ये बताइए कि ये कोटिंग्स आखिर बनती किस चीज से है, मतलब इनके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। जैसा पेपर में बताया है, 4 मेन चीजें होती हैं, है ना। हाँ, मोटे तौर पर 4। सबसे जरूरी है बाइंडर या रेजिन कह लीजिए। यही वो चीज है जो सूखने पर फिल्म बनाती है, सतह से चिपकती है और कोटिंग को मजबूती देती है। जैसे एपॉक्सी और पॉलीयूरेथिन, ये बहुत कॉमन है इस इंडस्ट्री में। एपॉक्सी और पॉलीयूरेथिन, सुना है इनके बारे में। दूसरा है पिगमेंट। ये रंग देते हैं और कोटिंग को ओपेक बनाते हैं, मतलब आर पार ना दिखने वाला। पर इनका काम सिर्फ रंग देना नहीं है। कुछ पिगमेंट प्रोटेक्शन भी बढ़ाते हैं। जैसे जिंक, वो कैथोडिक प्रोटेक्शन देता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूवी से बचाता है, सफेदी देता है। ओके। और तीसरा? तीसरा है सॉल्वेंट या थिनर। ये क्या करता है? ये कोटिंग को पतला करता है हम्म, ताकि उसे आसानी से लगा सकें, स्प्रे से या ब्रश से। सूखने पर ये उड़ जाता है। ये पानी बेस्ड भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट बेस्ड भी। आजकल पानी वाले ज्यादा चल रहे हैं,
एनवायरनमेंट की वजह से। और चौथा एडिटिव्स। ये क्या करते हैं? हाँ, एडिटिव्स। ये कम मात्रा में डाले जाते हैं कुछ खास प्रॉपर्टीज देने के लिए। ओके। जैसे कोई झाग ना बनने दे, कोई धूप से बचाए, कोई पिगमेंट को नीचे बैठने ना दे। छोटी छोटी चीजें पर जरूरी। ठीक है, तो ये चारों मिलकर काम कैसे करते हैं? मतलब सुरक्षा कैसे देते हैं? पेपर में 3 तरीके बताए गए हैं। हाँ, 3 मेन तरीके हैं। पहला तो सबसे सीधा है बैरियर प्रोटेक्शन। मतलब कोटिंग एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है स्टील और बाहर के माहौल के बीच। पानी, ऑक्सीजन, केमिकल कुछ भी स्टील तक पहुंच नहीं पाता। जितनी मोटी और पक्की दीवार उतनी अच्छी प्रोटेक्शन। ओके, ये तो सिंपल है, दीवार बना दी। दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैथोडिक प्रोटेक्शन या गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। ये जिंक वाली कोटिंग्स में होता है। हाँ, वो जिंक वाली बात। हाँ, तो जिंक जो है ना वो स्टील से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं और थोड़ी नमी होती है तो जिंक खुद गलना शुरू हो जाता है स्टील को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब वो खुद को कुर्बान कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक तरह से बलिदानी है। और मजे की बात यह है कि अगर कोटिंग में कोई छोटी सी खरोच भी आ जाए ना, तब भी ये प्रोटेक्शन काम करती रहती है जब तक जिंक मौजूद है। ये तो बहुत बढ़िया है। और तीसरा तरीका? तीसरा है इनहिबिटिव प्रोटेक्शन। इसमें कोटिंग में कुछ खास केमिकल होते हैं, इनहिबिटर्स। ये धीरे धीरे सतह पर निकलते हैं और या तो स्टील पर एक पतली पैसिव लेयर बना देते हैं या फिर कोरोजन के केमिकल रिएक्शन को ही धीमा कर देते हैं। फॉस्फेट या क्रोमेट बेस्ड पिगमेंट ऐसे काम करते हैं। असल में जो बेस्ट कोटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो अक्सर इन तीनों तरीकों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। मतलब बैरियर भी, कैथोडिक भी और इनहिबिटिव भी। जैसी जरूरत वैसा डिजाइन। अच्छा, तो कई तरह की कोटिंग्स हैं। जुबैर अहमद के पेपर में भी काफी लिस्ट है, पर कुछ जो सबसे ज्यादा चलती हैं उन पर बात करते हैं। जैसे एपॉक्सी कोटिंग्स। इन्हें तो इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स कहा जाता है। क्यों? सुना है ये चिपकती बहुत अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, एपॉक्सी का सबसे बड़ा फायदा यही है, बेहतरीन एडहीजन यानी पकड़। और ये पानी, सॉल्वेंट, कई तरह के केमिकल्स सबके खिलाफ बढ़िया रेजिस्टेंस देती हैं। साथ में ये काफी हार्ड और एब्रेजन रेजिस्टेंट भी होती हैं। मतलब घिसती कम है। इसीलिए पाइपलाइन के अंदर बाहर, टैंकों में, ऑफशोर स्ट्रक्चर पर, यहाँ तक कि कंक्रीट पर भी खूब इस्तेमाल होती है। लेकिन अकेली एपॉक्सी शायद धूप में उतनी अच्छी नहीं चलती। सही पकड़ा आपने। धूप यानी यूवी लाइट में एपॉक्सी धीरे धीरे चौक जैसी होने लगती है, पीली पड़ सकती है। इसीलिए अक्सर इसके ऊपर एक और कोट लगाया जाता है, और वो कोट होता है पॉलीयूरेथेन का। इन्हें टॉप कोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनका मौसम प्रतिरोध, खासकर यूवी रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पेपर में एलिफैटिक और एरोमेटिक का जिक्र है। बाहर के लिए एलिफैटिक वाले बेहतर हैं, वो पीले नहीं पड़ते हैं और ये एपॉक्सी से ज़्यादा लचीले भी होते हैं। तो तापमान बदलने पर जो फैलाव सिकुड़न होता है उसे झेल लेते हैं और फिनिश भी अच्छी आती है, चमकदार। ओके, और वो जिंक रिच कोटिंग्स, उनके बारे में थोड़ा और बताइए। वो बलिदान वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, वो गैल्वेनिक प्रोटेक्शन वाला सिद्धांत वाकई बहुत पावरफुल है। जैसा हमने कहा, जिंक ज़्यादा एक्टिव है स्टील से, तो जब जिंक रिच प्राइमर लगाते हैं ना, तो वो एक तरह से स्टील को गैल्वनाइज ही कर देता है पेंट की शक्ल में। जब तक उसमें जिंक काफ़ी मात्रा में है, मतलब वजन के हिसाब से 80% से ज़्यादा, वो स्टील को बचाता रहेगा, छोटी मोटी खरोंच भी लग जाए तो भी। ये प्राइमर के तौर पर बहुत ज़रूरी है, खासकर बहुत मुश्किल माहौल में, जैसे पुल हैं, ऑफशोर प्लांट्स हैं या समुद्र किनारे के प्लांट। पेपर में 2 तरह के बताए हैं, इनऑर्गेनिक जिंक और ऑर्गेनिक जिंक। इनऑर्गेनिक वाले ज़्यादा सख्त होते हैं, ऑर्गेनिक वाले लगाने में थोड़े आसान। क्या कुछ और स्पेशल कोटिंग्स भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है, जो खास सिचुएशन में काम आती हों? हाँ बिल्कुल हैं। इंडस्ट्री की ज़रूरतें बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मान लीजिए कोई चिमनी है या रिएक्टर है, वहाँ हाई टेम्परेचर कोटिंग्स लगती हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड होती हैं अक्सर, और कुछ तो 650 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती हैं। बाप रे, 650 डिग्री। हाँ, और दूसरी तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ टैंक्स के अंदर, वहाँ हाई केमिकल रेजिस्टेंट लाइनिंग्स लगती हैं, जैसे ग्लास फ्लेक वाली, विनाइल एस्टर या इपॉक्सी नोवोलैक। अच्छा। और वो इंटुमेशन कोटिंग्स तो हमने बताई थी, आग से बचाने वाली। इनके अलावा भी बहुत है। पानी के नीचे लगने वाली इपॉक्सी, पाइपलाइन के लिए मोटी पॉलीओलेफिन कोटिंग्स, लिस्ट लंबी है। यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि पेपर इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ सही पेंट चुनना काफी नहीं है, उसे लगाना कैसे है, और उससे भी पहले सतह को तैयार कैसे करना है, ये उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। पेपर में एक आंकड़ा है
कि 80% कोटिंग फेलियर खराब सतह की तैयारी की वजह से होते हैं। 80%। मतलब लोग सोचते हैं पेंट में कमी है, पर असल में। बिल्कुल, असल में गड़बड़ तैयारी में होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है सतह की तैयारी का? मतलब ये कि जिस चीज पर पेंट करना है, स्टील हो या कंक्रीट, वो एकदम साफ होनी चाहिए। उस पर तेल, ग्रीस, धूल, पुरानी ढीली पेंट, जंग कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी नमक, मतलब क्लोराइड, सल्फेट जैसे सॉल्ट्स जो दिखते नहीं हैं, ये नमी खींचते हैं और पेंट के नीचे से ही जंग लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये दिखते नहीं हैं पर होते हैं। फेस प्रोफाइल कहते हैं। ये खुरदरापन पेंट को पकड़ने के लिए जगह देता है, जैसे छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स। तो ये तैयारी करते कैसे? सबसे आम तरीका क्या है? सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीका है एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग। इसमें रेत या स्टील के दानों को बहुत तेज हवा या पानी के साथ सतह पर मारा जाता है। इससे सतह साफ भी हो जाती है और उसमें वो जरूरी खुरदरापन यानी प्रोफाइल भी बन जाता है। इसके कई स्टैंडर्ड लेवल होते हैं, जैसे SSPC SP10, जिसे नियर वाइट मेटल कहते हैं। ये बहुत हाई लेवल की सफाई है। ये स्टेप समझिए कि फाउंडेशन है। अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर आप कितना भी अच्छा पेंट लगा लें, वो टिकेगा नहीं। तैयारी से गंदगी हटती है और वो एंकर पैटर्न बनता है। प्रोफाइल कितना गहरा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। वो पेंट की मोटाई के हिसाब से होता है। ज्यादा गहरा या कम गहरा, दोनों में दिक्कत है। तैयारी के बाद फिर लगाने का तरीका आता है। पेपर में स्प्रे, ब्रश, रोलर सबका जिक्र है। हाँ, बड़े एरिया के लिए और फैक्ट्री वगैरह में एयरलेस स्प्रे सबसे कॉमन है। इसमें पेंट को बहुत हाई प्रेशर से स्प्रे करते हैं। तेजी से काम होता है और मोटी परत भी लग जाती है। अच्छा। छोटी जगह हो या कोई मुश्किल शेप हो या रिपेयर का काम हो तो ब्रश या रोलर भी यूज करते हैं, पर इनसे स्प्रे जितनी मोटी परत लगाना मुश्किल होता है। और एक और तरीका है पाउडर कोटिंग। ये फैक्ट्री में ज्यादा होता है, जैसे पाइप या फिटिंग्स पर। इसमें सूखा पाउडर स्प्रे करते हैं और फिर उसे गर्म करके पिघलाकर चिपका देते हैं। ओके। और लगाने के टाइम पे मौसम वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। पेपर में भी इस पर जोर दिया गया है। एनवायरमेंटल कंडीशंस का कंट्रोल बहुत जरूरी है। टेम्परेचर सही होना चाहिए, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, वरना पेंट ठीक से सूखेगा नहीं, क्योर नहीं होगा। और सबसे जरूरी चीज है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर हवा की नमी पानी बनकर सतह पर जमने लगती है। सतह का टेम्परेचर हमेशा ड्यू पॉइंट से कम 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। अगर सतह पर जरा सी भी नमी हुई ना, तो पेंट चिपकेगा ही नहीं, बाद में फेल हो जाएगा। ओहो, ये तो बड़ी बारीक बात है। हाँ, और हवा में नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आमतौर पर 85% से कम होनी चाहिए। और हवा में धूल मिट्टी ना हो। ये सब चीजें क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा हैं। QC बहुत जरूरी है। तो ये साफ है कि ये बस एक कोट लगाने जैसा नहीं है। पेपर में कोटिंग सिस्टम की बात बार बार आती है। मतलब एक के ऊपर एक, कई परतें, 2 कोट, 3 कोट सिस्टम। ये क्यों? हाँ, मल्टीलेयर सिस्टम वो इसलिए क्योंकि अलग अलग परतें अलग अलग काम करती हैं, मिलकर ज्यादा अच्छी और ज्यादा लंबी चलने वाली प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे मान लीजिए समंदर के बीच कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत मुश्किल माहौल है, वो ISO 1294 के हिसाब से C5M या CX कैटेगरी। तो वहां एक टिपिकल 3 कोट सिस्टम ऐसा हो सकता है। पहला, प्राइमर, जिंक रिच एपॉक्सी प्राइमर, ये गैल्वेनिक प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, इंटरमीडिएट कोट, हाई बिल्ड एपॉक्सी, ये बैरियर प्रोटेक्शन बढ़ाएगा, मोटाई देगा और प्राइमर को टॉप कोट से बचाएगा। ओके। और तीसरा, टॉप कोट, एलिफैटिक पॉलीयूरेथेन, ये धूप, मौसम, घिसाव से बचाएगा और रंग देगा। ऐसा सिस्टम अगर सही से लगाया जाए तो 15-25 साल या ज्यादा भी चल सकता है। वाह, 25 साल! और जमीन के नीचे वाली पाइपलाइनों के लिए भी कुछ खास होता है? हाँ, उनके लिए पाइपलाइन कोटिंग्स होती हैं, जैसे 3LP, 3 लेयर पॉलीथीन, या 3LPP, 3 लेयर पॉलीप्रोपाइलीन। इसमें भी 3 परतें हैं। पहली, स्टील पर फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी FBE, जो चिपकने और करोजन रोकने के लिए है। दूसरी, एक एडेसिव यानी गोंद की परत। और तीसरी, सबसे बाहर, पॉलीथीन या पॉलीप्रोपाइलीन की मोटी परत, जो मिट्टी, पत्थर से होने वाले डैमेज से बचाती है। समझ गई। ये तो पूरा साइंस है। बिल्कुल। और ये सब अंदाजे से नहीं होता। हर चीज के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। पेपर में कई स्टैंडर्ड्स का जिक्र है। जैसे ISO वगैरह? हाँ, ISO बहुत जरूरी है। ISO 12944 स्टील स्ट्रक्चर के लिए है। ये बताता है कि माहौल कितना खराब है, C1 से CX तक,
और उसके लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा। पाइपलाइन के लिए ISO 21809 है। और अमेरिका के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ, अमेरिका में NAC और SSPC, जो अब मिलकर AMP बन गए हैं, बहुत बड़े नाम हैं। इनके सरफेस तैयारी के स्टैंडर्ड जैसे SSPC SP10 और पेंट लगाने के स्टैंडर्ड जैसे SSP PA2 पूरी दुनिया में चलते हैं। ASTM भी टेस्टिंग के तरीके बताता है। इनके अलावा क्या कंपनी अपने खुद के स्टैंडर्ड्स भी बनाती हैं? हाँ, बड़ी कंपनियां जैसे शेल, एक्सॉन मोबिल, BP, इनके अपने और भी ज़्यादा डिटेल्ड और सख्त स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे शेल के DEP या एक्सॉन मोबिल के GP। इससे ये पक्का करते हैं कि दुनिया में कहीं भी उनका प्रोजेक्ट हो, क्वालिटी और सेफ्टी एक जैसी रहे। ये स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है, इतने सारे नियम, इतनी प्रक्रियाएं, फिर ये कैसे पक्का करते हैं कि काम सही हुआ है? मतलब टेस्टिंग वगैरह कैसे होती है? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग के बिना तो सब अधूरा है। पेपर में इस पे भी काफ़ी डिटेल है। ये काम पेंट लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। इंस्पेक्टर लगातार मौसम चेक करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, सतह की तैयारी को बहुत ध्यान से देखते हैं। सफाई का लेवल ठीक है, प्रोफाइल सही है, नमक तो नहीं रह गया। इसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रिस्ले पैच टेस्ट। अच्छा, नमक के लिए भी टेस्ट होता है? हाँ, फिर जब पेंट लग रहा होता है तो गीली फिल्म की मोटाई WFT चेक करते हैं एक कंघी जैसे टूल से, ताकि पता रहे कि सही मात्रा में पेंट लग रहा है या नहीं। और सूखने के बाद? सूखने के बाद सबसे जरूरी टेस्ट होते हैं। पहला तो सूखी फिल्म की मोटाई DFT नापना, एक इलेक्ट्रॉनिक गेज से नापते हैं। SSPC PA2 बताता है कि कैसे और कितने माप लेने हैं। DFT बहुत क्रिटिकल है, कम हुई तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ज्यादा हो गई तो पेंट क्रैक हो सकता है। फिर एडहीजन टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि पेंट चिपका कितना मजबूती से है। क्रॉस कट टेस्ट होता है या पुल ऑफ टेस्ट। अच्छा, खींच कर देखते हैं? हाँ, पुल ऑफ में एक डॉली चिपकाकर मशीन से खींचते हैं और आंखों से भी देखते हैं कि कहीं कोई दरार, फफोले, पिन होल जैसा डिफेक्ट तो नहीं है। और एक और टेस्ट का जिक्र था, हॉलिडे डिटेक्शन। ये हॉलिडे क्या है? हॉलिडे मतलब पेंट में कोई भी छूटी हुई जगह, चाहे वो छोटा सा छेद हो या पतली जगह जहां से जंग शुरू हो सकता है। तो हॉलिडे डिटेक्टर एक हाई वोल्टेज मशीन होती है। उसे पेंट की सतह पर घुमाते हैं, जहां भी डिफेक्ट होता है वहां एक स्पार्क होता है और अलार्म बजता है, तो पता चल जाता है कि यहां मरम्मत करनी है। ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस QC/QA इस काम की जान है। ये सिर्फ आखिर में चेक करना नहीं है, बल्कि पूरे प्रोसेस पर नजर रखना है, मटेरियल रखने से लेकर मिलाने, लगाने और सूखने तक। इसके लिए ट्रेंड और सर्टिफाइड इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे NAC/AMP वाले। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि जो सिस्टम लगाया है वो डिजाइन के हिसाब से काम करेगा और उस महंगी संपत्ति को सालों साल बचाएगा। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये तो साफ है कि तेल और गैस इंडस्ट्री में पेंटिंग और कोटिंग सिर्फ रंग लगाना नहीं है। ये तो सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ऑपरेशन और पैसे, सबके लिए जरूरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है। साइंस और इंजीनियरिंग का मेल है। हमने जुबैर अहमद के पेपर से इसके क्यों, क्या, कैसे सब पहलू समझने की कोशिश की। बिल्कुल, मेन बात यही है कि इतने मुश्किल माहौल में हमारे ज़रूरी एनर्जी एसेट्स को बचाने के लिए मटेरियल साइंस, एप्लीकेशन की तकनीक, मौसम की समझ और कड़े स्टैंडर्ड्स, इन सब के बीच एक तालमेल चाहिए। ये एक ऐसा काम है जहां छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी चूक के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, पैसों के मामले में भी, पर्यावरण के लिए भी और इंसानों के लिए भी। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जुबैर अहमद का पेपर तो मौजूदा टेक्नोलॉजी पर था, पर भविष्य में क्या? आजकल सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी, स्मार्ट मॉनिटरिंग, इन सब पर इतना जोर है। तो क्या लगता है, इन प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की अगली पीढ़ी कैसी होगी? क्या ऐसी कोटिंग्स आएंगी जो खुद ब खुद ठीक हो जाएं, मतलब सेल्फ हीलिंग, छोटी मोटी खरोच खुद ही भर लें, या फिर स्मार्ट कोटिंग्स जिनमें सेंसर लगे हों जो बताएं कि कोटिंग की हालत कैसी है या जंग कितना लग रहा है, रियल टाइम डेटा दें? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये टेक्नोलॉजी आगे कहाँ जाती है।